हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आ गई हूँ, जिस स्टोरी का नाम है चेंज माय डेस्टिनी। हाँ, ये एक टाइम ट्रैवल लव स्टोरी है और साथ ही साथ ये एक वंशन फैन फिक्शन भी है। ओमेगा वर्स है, इसमें टॉप लान वांगजी है, बॉटम हमारा विंग है यानी कि अल्फा लान वांगजी और ओमेगा वी वुशियान। ओके, इसमें आपको हर तरह की इमोशन फील होने वाला है और साथ ही साथ इसमें मेन पॉइंट यही है कि ये एक टाइम ट्रैवल स्टोरी है या फिर कह लो एक सेकंड चांस। ओके, ये आपको स्टोरी में ही पता चलेगा और स्टोरी के बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाली यार, कहूँगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप जस्ट एंजॉय करें। ओके, तो चलिए अब और बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक रेड रोब में पहना एक पर्सन, एक शख्स खड़ा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। वो एक ओमेगा था। वो ओमेगा बीचों बीच एक ऐसी मैदान के बीचों बीच खड़ा हुआ था जहाँ पे उस मैदान में बहुत सारे या फिर कुछ लोगों के डेथ बॉडियाँ पड़े हुए थे एंड जो डेथ बॉडी को वो ओमेगा बस देखे जा रहा था, वहीं पर एक जगह पर खड़े होकर सुन बन के बस ऐसे ही देखे जा रहा था। उस ओमेगा की आंखों से बहुत सारे आंसू निकल रहे थे, बहुत सारे। वो ओमेगा उस बॉडी को देखते हुए, उन सारे बॉडीज़ को देखते हुए कहता है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा वर्स्ट डिसीजन था कि मैंने उस पर्सन को चूज़ किया जो पर्सन कभी मेरे लिए बना ही नहीं था। मैंने उस पर्सन को अपना डेस्टिनी चुना था जो मेरे लिए कभी था ही नहीं, और उस पर्सन ने आज मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दिया। पूरी ज़िंदगी मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, मेरी परिवार, मेरी माँ, मेरी बाबा, मेरे भाई, मेरे बहनें, सबको, और मेरे दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त को आज उसने छीन लिया मुझसे। मेरी सबसे बड़ी गलती थी उस पर्सन को अपने डेस्टिनी बनाना, उस पर्सन को अपना किस्मत बनाना, उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। आज वो मैं समझ पा रहा हूँ, आज मैं वो फील कर पा रहा हूँ, आज वो मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें करके आज कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। आज मैंने सब कुछ खो दिया अपने ही कारण, अपनी ही वजह से मैंने आज सब कुछ खो दिया, मेरी सब कुछ। काश काश मैं अपने डेस्टिनी को चेंज कर पाता, काश मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ, सब बर्बाद हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। ये सोचकर वो ओमेगा रोने लगा था। वो रोते हुए उन सारे अपने लोगों को, अपने परिवार को, जो एक डेड बॉडी बन चुका था, उन सारे लोगों को देख रहा था। उसके बाद वो ओमेगा की आइज़ धीरे धीरे एक शख्स पे आके अटक गया था। वो उस शख्स की तरफ देख रहा था। वो शख्स जो अभी ज़मीन पर एक डेड बॉडी की तरह गिरा हुआ था, उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू होते हुए कहता है, काश मैं तुम्हें बचा पाता, काश काश मैं तुम्हें अपने लाइफ में कभी आने ही ना दे दिया होता, तो शायद आज तुम भी ज़िंदा होते, तुम भी ज़िंदा होते। ये कहकर वो उस पर्सन की तरफ देखता है जो आज बेजान लाइफलेस गिरा हुआ था, जहाँ पे वो ओमेगा ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था। तभी एक वॉइस उसे कहता है, क्या हुआ ओमेगा, ये सारी चीज़ें देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है वी वुशियान? तुम इसी के ही लायक हो, ये सारे लोगों को खोना तुम यही डिज़र्व करते हो। तुमने जो किया है उसका तुम्हें सज़ा मिला है, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है वी वुशियान। तुमने अपनी ही गलती के चक्कर में, अपनी ही गलती की वजह से ये सारे लोगों को खो दिया है वी वुशियान। हाँ, तुम अब एक लाचार ओमेगा बन चुके हो, एक लाचार ओमेगा। मैं यही देखना चाहता था तुमसे, यही, तुम्हें ऐसे ही लाचार बनते हुए देखना चाहता था। जो तुमने किया था उसका ही मैंने रिटर्न किया है। यू डिज़र्व इट, तुम ये डिज़र्व करते हो वी वुशियान। ये कहकर वो पर्सन हंसने लगा था, बहुत ही क्रूरली, बहुत ही डेविल हंसी वो हंस रहा था। वो हंसी पूरे मैदान में जैसे गूंज रही थी, जहाँ पे विंग, हाँ वो हमारा विंग था, जो सीधा उस पर्सन की तरफ देखता है, उस शख्स की तरफ जिसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में जैसे आंसू थे, उससे कई ज़्यादा गुस्सा था। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, यही वो पर्सन था जिस पर्सन को मैंने अपने लाइफ में जगा दिया था, अपने लाइफ में एक ऐसा पर्सन बना दिया था जो आज मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैंने इस पर्सन को पसंद किया था, इस पर्सन को जो इस चीज़ का लायक भी नहीं था, इस चीज़ का ना ही वो लायक है। वो ये सारी चीज़ें कह रहा था। वो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था उस पर्सन को देखकर, जहाँ पे वो पर्सन भी एक रेड कलर का रोब पहना हुआ था, एक रेड कलर का और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था उस मतलब आदमी के ड्रेस में, जहाँ पे विंग उस आदमी की तरफ देखता है। धीरे धीरे वो उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा था। उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए वो अपने हेयर से एक हेयर पेन निकालते हुए धीरे धीरे उस अल्फ़ा की तरफ बढ़ते हुए वो अपने मन में कहता है, अब ना ही मेरे मरने का कोई गम है और ना ही मेरे जीने का कोई वजह। मैंने पहले ही सबको खो दिया है, अब ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है और ना ही मुझे किसी को देने के लिए कुछ है। ये कहते कहते वो उस अल्फ़ा के पास आ गया था। वो अल्फ़ा वहीं पे खड़ा हुआ था और वो एक स्मोकिंग कर रहा था, मतलब स्मोक कर रहा था। वो स्मोक करते हुए बस विंग को देख रहा था। विंग उसकी तरफ आता है। इसके बाद वो
उस अल्फ़ा की तरफ, उस अल्फ़ा के आँखों में देखता है। वो अल्फ़ा भी उसकी आँखों में ही देख रहा था, बहुत ही स्मित करते हुए उसकी तरफ बस देखे जा रहा था। विंग जो उसकी तरफ देखता है, अपने हाथ में वही जो हेयर पिन था उसे टाइटली पकड़ता है। उसके बाद वो उस अल्फ़ा को कहता है, तुम्हें बहुत बुरा मौत नसीब हो। ये कहकर वो अपने हाथ में जो पिन था ना उसे उठाकर एकदम उस अल्फ़ा के चेस्ट पे ना एकदम घुसा देता है। वो अल्फ़ा एकदम शॉक हो गया था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो उसकी तरफ देखता है बहुत ही गुस्से में, जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और वो कहता है, तुम्हें बहुत बुरा मौत नसीब हो। ये कहकर वो उस पिन को उस अल्फ़ा के चेस्ट से बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, अगर मुझे सेकंड बार मौका मिला तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा, ये वादा है वो विषयान का। ये कहकर वो उस पिन को अपने गले के सामने लाता है और वो उसी पिन की जो नोकीली ब्लेड था उसी से ही अपने गले पर एक स्टैब कर देता है और वो उसी स्टैब के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए वो एक शख्स की तरफ देखता है, जो शख्स एकदम बेजान गिरा हुआ था। उस शख्स के फॉरहेड पर एक रिबन था जिसमें खून लगा हुआ था। वो पर्सन एकदम बेजान की तरह था। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए रेंगते हुए उसके पास जाता है। वो पर्सन जो अभी लाइफलेस था, उस पर्सन के पास जाकर विंग उस पर्सन के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और वो कहता है, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तुम मेरे लिए सच में रॉयल थे, सच में, बट मैंने कभी तुम्हें ध्यान नहीं दिया। अगर पिछले जन्म में मिले तो ज़रूर मैं तुम्हें अपनाऊँगा अपने दिल से, बट नहीं पता कि मैं कभी भी तुम्हारे पास दोबारा आ पाऊँगा या दोबारा वो मौका मिलेगा तुमसे मिलने का। ये कहते हुए विंग अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद कर रहा था, अपनी आँखें सांसें ले रहा था। वो अपनी आँखों को बंद करते हुए एक चीज़ चमकते हुए देखता है। वो उस चीज़ को देखकर स्माइल करता है। ये एक लॉकेट था, नहीं 2 लॉकेट था जो धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे और एक रोशनी जैसा क्रिएट कर रहे थे। विंग बस उस लॉकेट को जोड़ते हुए देख रहा था। धीरे धीरे उसे जोड़ते हुए देखकर ही विंग ने अपनी आँखों को धीरे धीरे एकदम पूरी तरीके से अपनी आँखों को बंद कर देता है। आशियान, 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 उठो, उठो, क्या हुआ है, उठ क्यों नहीं रहे हो? तभी एक फीमेल की वॉइस चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो आशियान जड़ कर उठता है और वो उठकर ना इधर उधर देखने लगा था, जहाँ पे सामने एक लेडी थी जो उसकी तरफ देख रहा था और वो बोल रहा था, तुम कितनी देर से सो रहे हो? तुम ऐसे पूरे 2 घंटे से सो रहे हो। आशियान, ठीक तो हो ना? ये कहकर वो लेडी उसके फेस पे, उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए उसके पसीनों को पोंछते हुए कहता है, आशियान, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना पसीने में क्यों हो? क्या तुम्हें गर्मी लग रहा है? बट आज तो सर्दी का मौसम है, तुम क्या हुआ है? ये कहकर वो लेडी उसकी तरफ देखने लगा। आशियान जो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगा था, वो पूरी जगह को देखता है। ये लोटस पेयर, वो लोटस पेयर में है। वो तुरंत अपने सामने वो उस लेडी को देखता है। उसके बाद उस लेडी को देखकर ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ना टाइटली से हक करते हुए कहता है, शीजे आप जिंदा है, आप ठीक है ना? आप ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ? आप नहीं मरे हैं ना? मैं आपको बहुत ज़्यादा बुलाया था। आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मुझे छोड़ के मत जाइए शीजे, प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा आप लोगों के बिना, प्लीज़। ये कहकर आशियान रोने लगा था, जहाँ पे उसका जो शीजे था वो कहता है, शांत हो जाओ आशियान, क्या हुआ है? मैं कहीं पर नहीं गया हूँ, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? आशियान, क्या हुआ? जहाँ पे लगातार आशियान रोने लगा था, लगातार, जहाँ पे उसके पीछे से एक डीप और अल्फा वॉइस कहता है, क्या हुआ है उसे? वो रो क्यों रहा है? ये कहकर वो पर्सन दौड़ के उसके पास आता है और उसे टाइटली पकड़ता है, मतलब शोल्डर से, और वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, क्या हुआ है तुझे आशियान? विंग, क्या हुआ है तुझे? शांत हो जा, तू रो क्यों रहा है? जहाँ पे विंग, हाँ वो विंग था, वो उसकी तरफ देखता है, उस लड़के की तरफ। उसे देखकर वो कहता है, जंक्षा, तू भी जिंदा है? हाँ मेरे भाई, तू जिंदा है, तू मेरे सामने है, हाँ तू जिंदा है। ये कहकर आशियान उसके बॉडी को टच करते हुए, मतलब उसके हाथ को टच करते हुए, मतलब अपने आप को दिलासा दे रहा था कि हाँ वो जिंदा है। जहाँ पे जो चेंग था, चेंग कंफ्यूजिंगली इसकी तरफ देखता है और वो कहता है, विंग, क्या हुआ है तुझे? मुझे क्या होगा? मैं जिंदा हूँ मतलब क्या कि मैं मर गया हूँ? जहाँ पे ये सुनकर ना विंग कहता, नहीं तू नहीं मरेगा, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। ये कहकर वो उसे एकदम मतलब टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे जो चेंग था वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था और वो उसके सिर पे ना मतलब थोड़ा सा टपली मारते हुए कहता है, तो पागल हो चुका है क्या? और वो शीजे की तरफ देखते हुए कहता है, शीजे, क्या वो कहीं पे गिर गया था क्या? इसके सिर पे कहीं पे चोट तो नहीं लगा ना? ये कहकर उसकी तरफ देखता है, मतलब जियांग क़ियानली की तरफ देखता है। जियांग क़ियानली जो अपने सिर को नाम हिलाता है। जहाँ पे ये सुनकर ना जो चेंग था, चेंग उसकी तरफ देखता है, मतलब विंग की तरफ देखता है, जो अभी भी रोए जा रहा था कंटिन्यूसली। जहाँ पे वो मतलब शीजे की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर ये पागल कैसे हो गया? इसे अभी कभी हीलर को दिखाना चाहिए, सच में पागल हो गया, क्या मर गया, क्या है, क्या बकवास किया जा रहा है? वो मुझे लगता है वो कहीं पे ज़रूर गिर गया होगा, इसीलिए इसका याददाश्त चला गया है, ये पागलों की तरह हरकत कर रहा है। ये कहकर ना वो उसकी तरफ देखने लगा, जहाँ पे विंग सच में पागल की तरह रो रहा था, मतलब एकदम मेसीली रो रहा था। वो अपने बाल को खींचते बोला था, ये लोग जिंदा है, ये लोग जिंदा है। ये कहकर वो बोले जा रहा था। तभी उस जगह पे एक और स्टन वॉइस सुनाई देता है और वो कहता है, क्या हुआ है यहाँ पे? कौन रो रहा है? ये कहकर एक लेडी वहाँ पे आ रही थी। वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप की थी। वो लेडी धीरे धीरे वहाँ पे आते हुए कहता है, क्या हुआ?
क्यों रो रहा है आशियान? ये कहकर वो लेडी सामने आती है विंग के, जहाँ पे विंग जो उस लेडी को देखने के बाद ना माँ 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 आप भी जिंदा है, हाँ आप भी जिंदा है, ये कहकर वो उसकी मतलब उसकी मदर के पास वो दौड़ के चला गया और वो उसे एकदम टाइटली हक करते हुए कहते हैं माँ माँ आप मुझे छोड़ के मत जाइए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़ के मत जाइए। ये कहकर वो लगातार रोने लग गया था। ये देखकर ना जो उसकी मदर थी वो कहती है आशियान क्या हुआ है, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये कहकर वो उसकी पीठ को सहलाने लग गया था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पे एक और अल्फा वॉइस कहता है क्या हुआ है आशियान को, वो रो क्यों रहा है? ये कहकर वो पर्सन दौड़ के उसके पास आता है और वो आशियान के मतलब चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ आशियान, तुम रो क्यों रहे हो? तभी जो विंग था विंग उस पर्सन को देखते हुए कहता है बाबा बाबा आप भी जिंदा है, आप भी जिंदा है ना, आप लोग मुझे छोड़ के मत जाइए प्लीज़, मैं आप लोगों के बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। ये कहकर वो उस मतलब पर्सन को जो उसका फादर था उसे हक कर लेता है, जहाँ पे जो उसकी फादर था वो कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या हुआ है तुम्हें आशियान, तुम रो क्यों रहे हो, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ सही सलामत, क्या हुआ तुम्हें? जहाँ पे विंग लगातार रोए जा रहा था, लगातार। जहाँ पे जो जंग चेंग था वो अपने फादर के सामने आते हुए कहता है फादर मुझे लगता है वो कहीं पे गिर गया होगा, सिर में कहीं पे चोट वोट लग गया होगा, इसीलिए वो ये पागल की तरह हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है आपको हीलर को दिखाना चाहिए। ये सुनकर जो मतलब वो लेडी थी मतलब मैडम यू वो कहती है क्या बोल रहे हो, क्या नापशना बोल रहे हो कि गिर गया है? जहाँ पे जो मैडम यू था वो विंग के सिर को चेक करते हुए कहता है वैसे देखना पड़ेगा, शायद वो गिर गया होगा इसीलिए वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है। ये कहकर वो चेक करने लगी थी। विंग बस उन लोगों को टाइटली हक किया हुआ था और ऐसे पकड़ के रखा था जैसे कि वो लोग अभी उसे छोड़ के चले जाएंगे। जहाँ पे ये देखा ना जो उसका भाई जो जंग चेंग था वो उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ है विंग तुम्हें, मतलब क्या है, क्या बोल रहे हो तुम अनाप तुम सच में कहीं पे गिर गए हो क्या? अब मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही है तुम्हारे लिए फादर, मुझे लगता है आपको हीलर को दिखाना चाहिए उसको, वो पागल जैसा हरकतें कर रहा है। जहाँ पे जो यानली था वो कहता है आज तुम क्या बोल रहे हो, वो शायद सपना देखा होगा क्योंकि वो 2 घंटे से सोया हुआ था ना, मुझे लगता है वो सपना ही देखा होगा इसीलिए वो डर के मारे उठ गया है, वो शायद कुछ बुरा सपना देखा है, मुझे यही लगता है। ये कहकर वो आशियान के पास यानी कि विंग के पास जाता है और उसके हेड को सहलाने लगा था, जहाँ पे सब लोगों ने उसे हक कर लिया था क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। जहाँ पे कुछ देर तक वो रोने के बाद फाइनली वो शांत होता है। शांत होने के बाद वो सबकी तरफ दिखकर मतलब एकदम बड़ा सा स्माइल करता है और वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये लोग जिंदा है, ये लोग जिंदा है। पर उसके दिमाग में चल रहा था पर कैसे, ये लोग कैसे जिंदा है, वो तो उसके आंखों के सामने मर गए थे ना, वो लोगों ने तो अपने मतलब उसके आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया था ना। हाँ वो लोग कैसे जिंदा है? विंग कंफ्यूज हो गया क्या ये सपना है, क्या वो सपना देख रहा है? वो तो मर गया था ना। हाँ वो तो मर गया था, वो अपने आप को मार दिया था। हाँ उसके परिवार मरने के बाद वो भी तो अपने आप को मार लिया था ना, तो वो यहाँ कैसे, और उसके परिवार वो सारे लोग जिंदा कैसे हैं? वो कंफ्यूजिंगली सबकी तरफ देखने लगा था और सब लोग उसे कंफ्यूजिंगली देख रहे थे। जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, बहुत ज़्यादा, और वो बस ब्लैंकली इन सारे लोगों को देखे जा रहा था ऐसे जैसे कि उसने पहली बार इन लोगों को देखा हो, हैरानी से। जहाँ पे जो चेंग था ना वो अपना पेशेंट रख नहीं पाया, वो विंग के पास गया और वो विंग की कंधों को पकड़ते हुए इसे हिलाते हुए कहता है विंग क्या हुआ है तुझे, तू पागल की तरह हरकतें क्यों कर रहा है, क्या हुआ है तुझे, तू सच में गिर गया है क्या, मुझे बता तुझे कहाँ पे चोट लगा है, मुझे लगता है तुझे हीलर की दिखाना ही होगा। ये कहकर वो उसे खींच कर हीलर की तरफ लेके जाने लगा था एंड सब लोग उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगे थे क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि हाँ वो सही में कहीं पे गिर गया होगा। जहाँ पे विंग को हीलर में मतलब हीलर के रूम में खींच कर जंग चेंग लेके जाता है और वो हीलर को दिखाते हुए कहता है प्लीज़ इसे चेक कीजिए, इसके सिर पे कहीं पे चोट वोट लगा होगा, ये अपना मेमोरी भूल चुका है, ये उल्टा सीधा क्या बोले जा रहा है। जहाँ पे हीलर जो विंग के पास आके विंग को चेक करने लगे थे, विंग जो इनकी तरफ बस हैरानी से ब्लैंक होकर ना देखे जा रहा था क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज था, वो यहाँ पे कैसे है, वो तो मर गया था, सब लोग तो मर गए थे, उसके आंखों के सामने सब लोगों ने दम तोड़ दिया था, वो लोग ऐसे कैसे जिंदा है, वो कैसे जिंदा है, वो कंफ्यूज हो जा रहा था। और वो लोटस पेयर में क्या कर रहा है, वो तो वहाँ पे था ना, वो तो किंगडम, हाँ वो वहाँ पे था, वो यही सारी चीज़ें कंफ्यूजिंगली सोचे जा रहा था एंड सब लोगों को बस देखे जा रहा था हैरानी से। जहाँ पे हीलर उसे अच्छे से चेक करने के बाद वो सबकी तरफ देखता है और वो कहता है वो तो ठीक है, मतलब मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा है और ना ही उनको कोई चोट है। जहाँ पे ये सुनकर ना जो चेंग था ना वो कहता है हीलर आप अच्छे से चेक कीजिए उसे, वो शायद पागल ही हो गया है, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, हम लोग मर गए हैं, हम लोग जिंदा कैसे हुए, क्या सब बके जा रहा है। जहाँ पे जो हीलर्स कहते हैं हम लोगों ने अच्छे से चेक किया, वो ठीक है। जहाँ पे जो मैडम यू कहता है बस अब बहुत हो गया, और वो चिंग की तरफ देखता हुए और वो कहता है वो कहीं पे गिरा नहीं है, हीलर ने कहा है ना, मुझे लगता है वो कोई सपना देखा होगा बुरा सा, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तुम भी ना पागल की तरह से उसे खींचकर यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत था। ये कहकर वो आशियान के पास चला गया था। आशियान के पास जाने के बाद वो विंग का हेड को अपने गोद में रख लिया था और उसे सहलाते हुए कह रहा था आशियान शांत हो जाओ, मुझे लगता है तुमने एक सपना देखा है, एक बुरा सा सपना, कुछ नहीं हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सामने एकदम जिंदा सही सलामत, तुमने एक बुरा सा सपना देखा है, उसे भूल जाओ, वो बस एक सपना था, ठीक है। ये कहकर वो उसके हेड को सहलाने लग गई थी। विंग अपने माँ के गोद में आकर ना अपने माँ को एकदम टाइटली हक कर लिया और वो हक करते हुए अपने आप को बंद करते हुए कहते हैं हाँ ये सपना था, ये सपना ही होगा, हाँ ये सपना ही होगा। वो अपने आप को यही समझा रहा था क्योंकि वो वही भयंकर, वही डरावना वो चीज़ें एक्सपीरियंस यही करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी कन्फ्यूजिंग फील हो रहा था, क्या जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी हुआ, क्या ये एक सपना था, वो अभी भी कन्फ्यूज था। लेकिन
लेकिन अभी वो ये सारी चीज़ें सोचना नहीं चाहता है। वो अपनी माँ की गोद में है, वो अपनी माँ को हक करके रखता है, वो टाइटली हक करके रखा है था, क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। क्योंकि उसने देखा कि कैसे उसकी माँ ने आखिरी सांस तक उसे बचाने की कोशिश किया था। नहीं, वो कैसे भी अपनी माँ को अपने आप से दूर नहीं कर सकता था। वो यही सारी चीज़ें सोच कर अपनी माँ को टाइटली हक कर लिया था। एंड कुछ देर वक्त बाद ही ना वो सो गया था अपनी माँ के फेरोमोन्स से, एक ओमेगा फेरोमोन्स जो उसे हमेशा काम करते थे, वो वही फेरोमोन्स इनहेल करते हुए सो गया था। जहाँ पे विंग को सोने के बाद उसे बेड पर लिटा दिया गया था। एंड उसे लिटाने के बाद सब लोग बाहर आ गए थे। बाहर आने के बाद सब लोग ही ना कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि पहली बार आशियन ऐसी हरकतें कर रहा था। पहले तो वो ऐसा हरकतें नहीं करता था। वो क्या बोल रहा था कि मर गए, ये सारी चीज़ें उन्हें अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ना इग्नोर करना सोचा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आशियन सपना ही देखा होगा, शायद एक बुरा सा सपना। इसीलिए उन लोगों ने विंग को रेस्ट करने के छोड़कर अपने अपने काम में चले गए थे। यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होकर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है। विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो देखता है कि वो कमरे में है। वो कमरे को देखते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ। वो तुरंत ही एकदम जम करके उठा था। उठने के बाद वो इधर उधर देखता है, ये तो वही कमरा है, ये उसका कमरा है। हाँ, ये उसका कमरा है। वो अपने कमरे पर क्या कर रहा है। वो पहले कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो फिर से याद करने लगा। हाँ, उसकी परिवार, उसकी पूरी फैमिली ज़िंदा है। हाँ, उसकी फैमिली ज़िंदा है। पर क्या वो सपना था? क्या वो सच में सपना था? विंग के दिमाग में ये चल रहा था। विंग कंफ्यूज हो जा रहा था, लेकिन वो बेड से उठता है। उठने के बाद वो अपने रूम को देखता है। ये रूम वैसा ही है जैसा वो छोड़ के गया था। विंग यही सारी चीज़ें सोच रहा था। वो सोचते सोचते ना अपने रूम से बाहर आ गया था। वो बाहर आने के बाद पूरे लोटस पेयर को देखता है। हाँ, ये लोटस पेयर था, उसका घर, उसका सब कुछ यही तो है। वो पूरे लोटस फेयर को देखता है। ये लोटस फेयर एकदम खुशहाल वाली थी। लोग हंसते हैं, उनके दिलों में एकदम जान है, जो सब लोग खुलकर अपने एक्सप्रेशन देता है। एक्सप्रेशन से विंग को एक चेहरा याद आ गया, जिस चेहरे को याद करके उसके फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। और वो अपने मन में कहता है, क्या राजकुमार है? क्या मैंने उन्हें सपने में देखा है? क्या वो हकीकत में है? वो यही सोच रहा था, और वो अपने मन में कहता है, राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? क्या सच में मैं एक सपना देखकर उठा था, या फिर कुछ और? वो यही सारी चीज़ें सोच रहा था, और उसके आंखों के सामने एक चेहरा जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, एक्सट्रीमली हैंडसम, एलिगेंट चेहरा, शार्प आइज़, शार्प जॉ लाइन, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ गोल्डन आइज़, वही गोल्डन आइज़ जिसमें सच में बहुत सारी इमोशन थी जो अपने अंदर छुपाए हुए थे। वो गोल्डन आइज़ जब भी विंग को देखता है, विंग को पता नहीं अपने बॉडी में क्या फ़ील होता था। वो यही याद कर रहा था, वो पर्सन चलने का कैसा तरीका था उसका, हाथ में तलवार लिए हुए, वाइट कलर का, पूरे प्योर वाइट कलर का रोब पहने हुए, एलिगेंटली चलना। उसका एक ऑरा ही अलग था। उसका ऑरा इतना अलग था कि उसके देखकर जैसे लोग फिदा हो जाते हैं। वो यही याद करते हुए धीरे धीरे लोटस पॉन्ड की तरफ आ गया था। उसका ध्यान भी नहीं था कि वो लोटस पॉन्ड के सामने एकदम खड़ा हो गया था, और बस अपने मन में, अपने दिल में एक ऐसे छवि को याद कर रहा था जो वो कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। वो यही याद करते हुए जब धीरे से वो लोटस पॉन्ड की तरफ अपना मुँह किया ना, वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, अपने चेहरे को पानी में। एंड वो उसे देखकर ना उसे थोड़ा अजीब लगा। वो अपने चेहरे को ध्यान से देखता है, और वो अपने चेहरे को टच करते हुए कहता है, ये इतना छोटा क्यों लग रहा है मेरा बॉडी। वो अपने बॉडी को हाथ से टच करते हुए वो कहता है, मैं इतना छोटा क्यों लग रहा हूँ? मैं तो 20 साल का हूँ ना। 20 साल की उम्र में क्या ऐसा छोटा दिखाता है? विंग कंफ्यूज हो गया। वो कंफ्यूज होते हुए ना बस ऐसे ही अपने आप को देख रहा था। तभी पीछे से एक डीप वॉइस कहता है, तुम 16 साल के हो, तुम 20 साल के कब हो गए विभूषण? ये कहकर पीछे से जंक्षा सामने आता है। जंक्षा को देखकर विंग एकदम शॉक हो गया, और वो उसकी तरफ ब्लैंकली देखने लग गया। जहाँ पे जंग चैंग उसके सामने आते हुए कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? पहले अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, और अब दोबारा अजीबोगरीब बात कर रहे थे। तुम कब 20 साल के हुए हो? तुम अभी 16 साल के हो। क्या तुम अब अपना एज भी भूल चुके हो विभूषण? ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, और वो कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ? क्या तुम्हें दोबारा हीलर को दिखाना पड़ेगा? ये कहकर वो उसकी तरफ दिखने लगा। विंग उसे ब्लैंकली दिखे जा रहा था, ब्लैंक। वो 16 साल का है, जहाँ पे वो अभी भी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ पे जो जंग शैंक है ना, वो आंखों को रोल करते हुए कहता है, देखो तुम्हारी ये अगर कोई मजाक है, प्रैंक है, तो देखो मेरे सामने ये प्रैंक करना बंद करो, मजाक करना बंद करो, कम ऑन। और तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो यहाँ पे उछल कूद करते हो, पूरे लोटस पेयर को अपने सर में उठाते हो, उसके बाद तुम्हारा दिन शुरू होता है। लेकिन आज तुम इतना शांत ही हो, तुम्हें हुआ क्या है विभूषण? ये कहकर वो उसकी तरफ शार्पली देखने लगा था। विंग बस उसे कन्फ्यूजिंगली देख रहा था। वो 16 साल का है, वो तो 20 साल का था ना। वो अचानक 5 साल पीछे कैसे चला गया? वो 5 साल पीछे कैसे चला गया? विंग कंफ्यूज हो गया। वो बस ऐसे ही उसे देख रहा था। जहाँ पे जो जंग चैंग था ना, उसकी तरफ घूर के देखता है। उसके बाद वो अपने आइज़ को रोल करते हुए कहता है, फाइन, अगर तुम्हें ये ड्रामा करना है ना तो करते रहो। वेल, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, फादर तुम्हें बुला रहे हैं। इनफैक्ट हम तीनों को बुला रहे हैं, उनको कुछ अर्जेंट बात करना है। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो अपने ये ब्लैंक फेस को बनाना बंद करो और अपने फेस को नॉर्मल करो, तुम बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहे हो। हाँ, ये कहकर वो उसे खींचते हुए पूरा
लोटस महल के अंदर लेके जाता है। यहाँ पे लोटस महल के अंदर जाते ही ना विंग को लेकर जैंग चैंग सभा में आता है। वहाँ पे आने के बाद ना वो अपने फादर के सामने आके वो करता है, यहाँ पे विंग भी करता है। एंड वहाँ पे ऑलरेडी मतलब जांग क्यानली थी एंड जांग क्यानली भी विंग को देखकर उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, आशियन क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो? जहाँ पे विंग अपने सिर को सिर्फ हाँ में हिलाता है। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान कहता है, आशियान तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ फादर, मैं ठीक हूँ। ये कहकर वो वहीं पे खड़ा हो गया। जहाँ पे जो जैंग फेंगम्यान था वो कहता है, ठीक है तो मैं तुम लोगों को कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था। ये कहकर वो एक स्क्रोल सामने रखता है। ये एक आमंत्रण स्क्रोल था जहाँ पे जैंग फेंगम्यान तीनों की तरफ देखते हुए कहता है, ये एक आमंत्रण पत्र है। जैसा कि ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक रूल है कि तुम लोगों के 16 साल और 18 साल पूरा होने के बाद तुम्हें गुसु किंगडम जाना पड़ेगा। ये कहकर वो उनकी तरफ देखता है और वो कहता है, तुम लोगों का गुसु किंगडम में 3 साल का पढ़ाई करना है। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, आशियन तुम अभी 16 साल के हो चुके हो, यानी तुम ऑलरेडी 20 साल की हो चुकी हो, और जैंग चैंग तुम अभी ऑलरेडी 18 साल के हो चुके हो। मैंने बहुत डिले कर दिया है तो अब और डिले नहीं हो सकता है। तुम लोगों को अब लोटस पेयर से गुसु किंगडम जाना पड़ेगा। तुम लोगों का 3 साल का पढ़ाई वहीं पे ख़त्म होगा। ये कहकर वो उनकी तरफ देखता है और वो कहता है, तो अपनी पैकिंग शुरू कर दो। आज ही तुम लोगों को निकलना पड़ेगा क्योंकि कल ही वहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा एंड कल एक समारोह होगा वहाँ पे, एंड उसी समारोह में तुम लोगों को उपस्थित रहना होगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी पैकिंग करो। मैंने तुम लोगों के लिए सवारी तैयार करके रख दिया है एंड तुम लोग रात के अंदर ही वहाँ पे पहुँच जाओगे। तुम लोग वहाँ पे जाने के बाद पहले वहीं पे होटल में रुकोगे, उसके बाद सुबह सुबह तुम लोग गुसु किंगडम के अंदर चले जाओगे। ये कहकर वो उनकी तरफ देखता है। जहाँ पे जो यान ली एंड जैंग चैंग था वो दोनों ही नोट करते हैं, लेकिन बीच में विंग एकदम शॉक हो गया था एंड वो फ्रोज होकर बस बड़ी बड़ी आंखें करते हुए अपने फादर को देखे जा रहा था। जहाँ पे फेंगम्यान ये कहने के बाद उठकर जाने वाला था, तभी वो नोटिस करते हैं कि जो आशियन था यानी कि विंग, वो एकदम फ्रोज होकर वहीं पे खड़ा हो गया था। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, आशियन क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे फ्रोज होकर क्यों हो? जहाँ पे ये सुनकर जो मतलब चैंग और यानली था वो दोनों भी विंग की तरफ देखता है। विंग बस ऐसे ही एकदम फ्रोज होकर अपने फादर को अनबिलीवली मतलब देख रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो रिपीट करते हुए हड़बड़े में कहता है, क्या लोटस पेयर से गुसु किंगडम जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? ये कहकर वो अपने फादर की तरफ देखने लगा था। जहाँ पे फेंगम्यान कंफ्यूजिंगली कहता है, तुम्हें पता नहीं, मैंने तो पहले ही बताया था कि गुसु किंगडम का एक रूल है, और इनफैक्ट ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल है कि 16 साल होने के बाद तुम लोगों को 3 साल के लिए गुसु किंगडम पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा। एंड वो टाइम आ चुका है एंड ऑलरेडी मैंने बहुत डिले कर दिया था। मैंने अपने बड़ी बेटी को नहीं भेजा और ना ही जंग चैंग को। जंग चैंग ऑलरेडी 18 साल का हो चुका है, तो अब बहुत डिले हो चुका है। मैं अब तुम लोगों को भेजना चाहता हूँ वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तुम्हें पता है कि वहाँ पे तुम्हें युद्ध कला सारी जो विद्या है वो मिलने वाला है, और हाँ वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें एक टोकन मिलेगा जो तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ये तुम्हें तो पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था। हाँ, यही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल था कि 16 साल होने के बाद उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए और अपनी मतलब युद्ध कला को सीखने के लिए गुसु किंगडम जाना पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा लैंड मतलब जो कबीला या फिर कह लो लैंड किंगडम एंड पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये है पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूलर, लैंड किंगडम। हाँ, लैंड किंगडम ये एक राज्य है और ये राज्य सबसे बड़ा राज्य है। एंड इस राज्य के अंदर पूरे कबीले आते हैं, मतलब सारे, जैसे नी कबीला, मतलब वेन कबीला, फिर जिन कबीला, जियांग कबीला, मो कबीला, यानी कि सारे कबीले उस किंगडम में मतलब लैंड किंगडम के अंडर आता है। एंड लैंड किंगडम जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा राज्य था, और मतलब पूरा राज्य था ये। एंड इसी का ही जो राजा था जिसका नाम लैंड चिंगहेंजुन है, उनके बाद जाके उनका बड़ा बेटा किंग बनेगा, वो भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का और लैंड किंगडम का। लैंड किंगडम के बाद सारे जो कबीले थे वो सारे ही मतलब छोटे छोटे कबीले थे, जैसे जांग कबीला ये बहुत छोटा कबीला था, और नी कबीला, वेन कबीला ये सारे ही मतलब लैंड किंगडम से बहुत छोटा था। जहाँ पे लैंड किंगडम का एक रूल था कि सब लोगों को मतलब जब वो अपने प्रॉपर एज में आ जाएंगे वो लोग वहाँ से मतलब जो अपने अपने कबीले से डायरेक्ट गुसु चले जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, वो भी युद्ध कला का और उनकी शिक्षा का। असल में लैंड किंगडम की मतलब बहुत सारे रूल्स हैं एंड बहुत सारे युद्ध कला जो बहुत अच्छे से वो लोग कर पाते हैं, मतलब फाइटिंग स्किल का, वो पढ़ाई में सारी जगह में ना उन लोगों का बहुत अच्छा नाम है। तो इसीलिए जो लैंड किंगडम थे, लैंड किंगडम चाहते थे कि यहाँ पे सारे लोगों को उनका शिक्षा दिया जाए एंड उनको ये ट्रेनिंग दिया जाए। इसीलिए उन लोगों ने ये एक रूल बनाया, जो रूल पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को मानना पड़ता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग सारे लोगों को मतलब सारे जो बच्चे ओमेगा अल्फा मतलब अपनी एज पर, अपने सही एज पर आ जाते हैं, उन लोगों को गुसु बुलाया जाता है। एंड गुसु जो मेन पैलेस था, मतलब गुसु में ही लैंड्स का मेन पैलेस था, और साथ ही साथ ट्रेनिंग मतलब सेक्शन भी वहीं पर था। एंड वहीं पर सारे लोगों को जाना पड़ता था अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, या फिर कह लो युद्ध कला और उनकी शिक्षा को लेने के लिए। तो यहाँ पे यही हो रहा था, मतलब विंग को वहीं पे जाना था। विंग ये सारी चीज़ें सुनकर ना एकदम शॉक हो गया और वो बिल्कुल फ्रोज हो गया था। वो फ्रोज होते हुए अपने फादर की तरफ देखता है, जहाँ पे जैंग फेंगम्यान उसकी तरफ मतलब ये सारी चीज़ें कहकर वो वहाँ से चले गए थे। एंड दूसरी तरफ जो
मतलब जंगशा और यानली था वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अपने मन में कहता है ये सारी चीज़ें रिपीट हो रहा है, हाँ ये उसके सपने की तरह रिपीट हो रहा है। वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था, लेकिन वो अपने मतलब भाई और बहन से एक्सक्यूज़ करते हुए दौड़ कर वहाँ से अपने कमरे पर चला गया था। वो अपने कमरे पर आकर ना एकदम दरवाज़ा लगा दिया था। लगाने के बाद वो दरवाजे पर ना एकदम टेक लगा कर वो एकदम बैठ गया और वो कहता है ये रिपीट हो रहा है। हाँ मैंने यही देखा था, मैंने यही देखा था। मैं यहाँ से घुसू गया था एंड घुसू वहाँ पे जाकर मैंने उससे मिला था। नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये कहकर वो मतलब वहीं से मतलब उस दरवाजे से उठ जाता है। वो उठने के बाद ना वो एकदम अपने रूम के जो आईना था उसकी तरफ खड़ा होता है। वो अपने आप को देखता है और वो अपने फेस को ध्यान से देखते हुए कहता है मैं 16 साल का हो गया हूँ। मैं 16 साल का, मैं 20 साल का था, मैं 16 साल का, यानी कि मैं 5 साल पीछे आ गया हूँ। मैं तो मर गया था ना। इसका मतलब ये सपना नहीं है। हाँ ये सपना नहीं है विंग, ये सपना नहीं हो सकता। तूने वो सारी चीज़ें तो देखा है, वो हकीकत था। इसका मतलब मैं 5 साल पीछे आ चुका हूँ। क्या मैंने पुनर्जन्म लिया है? पर ये कैसे हो सकता है? क्या मैं फिर से जन्म लिया हूँ? पर ये कैसे होगा? मैं कैसे खुद मतलब फिर से जीवित हो सकता हूँ? क्या मैं फिर से टाइम ट्रैवल किया है? क्या मैंने समय से पीछे चला गया हूँ? पर ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है ना। ये टाइम ट्रैवल करना, अपने टाइम से पीछे जाना, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं कैसे गया यहाँ पे? विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, घुसू नहीं, वो घुसू जाना नहीं चाहता है। वहीं पर जाकर ही तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गया था, सब कुछ बदल गया था। जहाँ पे जाने के बाद उसने अपनी सारी चीज़ें खो दिया, सारी चीज़ें। लेकिन वो इस बार ये सारी चीज़ें नहीं खो सकता, नहीं, कभी नहीं, वो नहीं खोएगा। वो अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है इसका मतलब मुझे सेकंड मौका मिला है अपनी ज़िंदगी को, अपने डेस्टिनी को बदलने का। मैं ये करूँगा। अगर गॉड ने मुझे सेकंड मौका दिया है अपने लाइफ को बदलने का, अपने परिवार को बचाने का और अपने दोस्त को, हाँ अपने दोस्त को बचाने का, तो मैं ये पूरी तरीके से लूँगा। मैं अपने डेस्टिनी को बदल के रहूँगा। ये कहकर वो अपने आप को मजबूत बनाता है और वो अपने आप से वादा करता है कि जो चीज़ उसने अपने पास्ट में किया था, जो चीज़ उसने अपने पास्ट में झेला था, वो इस बार, इस जन्म में या फिर इस समय में वो चेंज करेगा, वो करके रहेगा, वो सारी चीज़ें ठीक करके रहेगा। ये विंग का वादा है। विंग अपने आप को वादा करता है और वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है। वो गॉड से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता है कि उसे एक सेकंड मौका मिला है और ये मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देगा। वो सारी चीज़ें वो रिपीट नहीं होने देगा जो उसके लाइफ में एक हेल बन के उसके लाइफ में एक गलत डिसीजन की बन आया था और उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया था। वो ये नहीं होने देखा। विंग के दिमाग में अब यही चल रहा था। वो अपने आंखों के आंसू को पोंछ लिया था एंड उसकी आंखों के सामने ना अचानक ही एक और चेहरा आ गया, जिस चेहरे को देखकर वो अपने मन में कहता है मैं वहाँ जाऊँगा। इसका मतलब मैं राजकुमार से मिलूँगा। राजकुमार, आप कैसे हो राजकुमार? काश मैं आपको अभी देख पाता। क्या आप ठीक हैं? मैं आऊँगा आपके पास, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अपनी किस्मत को बदलूँगा और मैं बदलने के लिए अपनी जीत जान लगा दूँगा। मैं आ रहा हूँ राजकुमार। ये कहकर विंग स्माइल करता है और वो अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देता है। जैसा कि कहा गया था कि यहाँ पे विंग, जंग चेंग और यानली दोनों नहीं, तीनों ने ही पैकिंग कर लिया था। पैकिंग करने के बाद जंग फेंगम्यान और मैडम यू उन लोगों को उनकी सवारी मतलब जो पालकी था उनमें उन लोगों को बिठा दिया था। यहाँ पे जो जंग चेंग था वो अपने घोड़े पर सवार हो गया था और यानली और विंग को पालकी में बिठाया गया था। वो लोग पालकी में बैठे हुए थे, जहाँ पे वो लोग ऐसे ही सवारी करते हुए गुसु किंगडम की ओर रवाना हो जाता है। जैसे कि मतलब रात हो गया था तो वो लोग गुसु किंगडम के बहुत क्लोज आ गए थे, मतलब गुसु के बहुत क्लोज आ चुके थे एंड वो लोग अब वहीं पे ठहरने का फैसला लेते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुका था एंड सब लोग अब सोने का मतलब वक्त हो गया था, तो सब लोग अब सो रहे थे। तो यहाँ पे वो लोग भी मार्केट यानी कि सही टाउन पहुँच गए थे एंड वो लोग अब वहीं पे ठहरने का फैसला लेते हैं, जहाँ पे जो विंग और यानली वो लोग अपने पालकी से निकलते हैं एंड जंग चेंग अपने घोड़े से एंड वो लोग एक इन में ठहरते हैं, जहाँ पे विंग एंड शीजे के लिए एक कमरा और जंग चेंग के लिए अलग सा कमरा उन लोगों ने लिया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग अपने शीजे के साथ अपने रूम पे था एंड जहाँ पे जो शीजे था वो सो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड विंग जो सोया नहीं था वो बस बेड पे लेटा हुआ था। वो अपने शीजे की तरफ देखता है जहाँ पे उसका शीजे सो रहा था। तो विंग वो उठता है बेड से, धीरे से उठकर वो पहले मतलब खिड़की से बाहर देखता है, वहाँ से चांद दिख रहा था एंड वही चांद को देखकर विंग एक स्माइल करता है एंड स्माइल करते ही ना अचानक उसे ना एक चीज़ याद आ गया और वो चीज़ याद आते ही ना विंग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया और वो ना पहले अपने शीशे की तरफ देखता है। उसके बाद वो धीरे से उस रूम का डोर ओपन करता है। डोर ओपन कर वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद ना वो इधर उधर ढूंढने लगा था किसी को। वो ढूंढते हुए ना एक जगह पे आ गया और एक कमरे के सामने आकर ना वो खड़ा हो गया और वो मतलब अपने सिर को खुजाते हुए कहता है यही कमरा था ना? हाँ यही कमरा था। विंग यही कहकर ना उस कमरे की तरफ बस देखने लगा था, तभी वहाँ से एक सर्वेंट जा रहा था एंड वो सर्वेंट ना विंग को देखकर कहता है मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप खो गए हैं? आपका रूम आपको नहीं मिल रहा है? क्या मैं आपको मदद करूँ? ये कहकर वो सर्वेंट उसकी तरफ मतलब बात कर रहा था। यहाँ पे उस बात को सुनकर ना विंग मतलब उस सर्वेंट से बात ही कर रहा था, तभी उस रूम का डोर ना तुरंत ही ओपन हो गया एंड वो ओपन होने के बाद ना विंग एकदम फ्रोज हो गया और वो भी एकदम खड़ा हो गया और वो खड़ा होकर ना मतलब उस सर्वेंट की तरफ ही बस देखे जा रहा था। उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उस रूम की तरफ देखे, जहाँ पे उस रूम से एक
मतलब एलिगेंट सा फेस बाहर आता है, आई मीन एक एलिगेंट सा आदमी बाहर आता है, टॉल, हैंडसम, मस्कुलाइन, और साथ ही साथ एक हेड में फॉरहेड रिबन पहना हुआ। एंड उस पर्सन को देखकर ही ना वो जो सर्वेंट था ना वो तुरंत एकदम अपने घुटनों पर बैठ गया, और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, राजकुमार मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर मैंने आपको जगा दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो उनको थोड़ा सा गोंगसे को मदद करा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर वो बार बार अपने घुटनों पर बैठकर मतलब झुककर माफ़ी मांग रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग अपने मन में कहता है इसका मतलब मैं सही था, राजकुमार यहीं पर है, यानी कि फिर से वही चीज़ें रिपीट हो रहा है। लेकिन मैंने अपने डेस्टिनी को बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं राजकुमार से पहले यहाँ पे नहीं मिला था, मैं बाहर मिला था, वो भी किसी से लड़ाई करते हुए। राजकुमार तब किसी से लड़ाई कर रहे थे, किसी से फाइट कर रहे थे, एंड तब मैंने उनको देखा था। लेकिन अब मैं उनको उनके रूम के सामने, एकदम उनके रूम के बाहर देख रहा हूँ। मैं ऑलरेडी अपने डेस्टिनी को चेंज करने लग गया हूँ, ये वो अपने मन में बोल रहा था। और वो एकदम स्टिफ होकर ना वहीं पे खड़ा हुआ था, जहाँ पे सामने जो एलिगेंट फेस रखे हुए एक पर्सन जो खड़ा हुआ था, राजकुमार, वो सामने उस मतलब दासी को या फिर उस सर्वेंट को देखते हुए कहता है, उठो, ऐसे मुझे बो मत करो, अभी मैंने कहा था ना कि मुझे यहाँ पे ऐसे ही बो मत करना, मैं यहाँ पे अपने काम पे आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि किसी को ना पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ। समझ गए मेरी बातें? ये कहकर वो उस सर्वेंट की तरफ शार्पली देखता है। वो सर्वेंट अब झुककर फिर से एकदम स्लो टोन में कहता है, ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहे। ये कहकर वो करते हुए वहाँ से चुपचाप चला गया था। विंग वहीं पे खड़ा हुआ था, बस वहीं पे। एंड अब जब वो आंखें नहीं मिला पा रहा था ना, अब जाके वो राजकुमार की तरफ देखता है। राजकुमार उस सर्वेंट को जाते हुए देखा ना, वो रूम से बाहर जाने ही वाला था, तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे उस सर्वेंट के अलावा कोई और भी मौजूद था। एंड वो इतनी देर से मतलब नोटिस भी नहीं कर पाया कि वहाँ पे सर्वेंट के अलावा कोई और भी था, जो वहीं पे खड़े होकर बस उसे ही घूरे जा रहा था। राजकुमार जो वहीं पे खड़ा होकर ना उस पर्सन की तरफ, मतलब विंग की तरफ देखता है। विंग बस अब उस पर्सन को, मतलब राजकुमार को देखे जा रहा था। वो एकदम सॉफ्ट आई से उस चेहरे को देख रहा था, जिस चेहरे को वो बहुत ज़्यादा मिस किया था। ये फेस कितना ज़्यादा हैंडसम है। विंग अपने मन में बोल रहा था, राजकुमार आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैंने पहले क्यों नोटिस नहीं किया आपको? मैंने पहले क्यों आपको इतना ध्यान नहीं दिया था? राजकुमार आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और वैसे ही है जैसे मैंने पहले देखा था। ये कहकर विंग स्माइल कर रहा था, वो भी एकदम मतलब अपने बत्ती सी दिखाते हुए, मतलब अपने पूरे दांतों को दिखाते हुए, स्माइल करते हुए, बस घूर के अपने आंखों को बिना ब्लिंक किए राजकुमार की तरफ देखे जा रहा था। राजकुमार वहीं पे खड़ा हुआ था, और वहीं पे वो कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देखने लगा था कुछ देर तक। ऐसे ही कंफ्यूजिंगली उसे देखने के बाद वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, कौन हो तुम, और तुम इतनी रात को एक ओमेगा बाहर क्या कर रहे हो? ये कहकर वो राजकुमार विंग की तरफ देखता है। उस राजकुमार का डीप वॉइस सुनकर विंग के दिल की धड़कन ना जैसे भर गया था। उसका दिल की धड़कन इतनी तेज़ बीट कर रहा था ना, विंग को लग रहा था कि इसका दिल अभी ना बाहर आ जाएगा, और वो बाहर आकर ना भंगड़ा करने लगेगा। विंग को ऐसे ही लग रहा था। विंग जो उस राजकुमार की तरफ देखता है, उसके बाद वो अपने होश में आता है, और वो कहता है, नहीं मैं विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसे पता है कि राजकुमार को कुछ याद नहीं, या फिर कह लो कि वही जानता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। विंग जो अपने आप को संभालते हुए वो कहता है, वो मैं जाने ही लगा था, तभी मैं सर्वेंट से मिला और सर्वेंट से बात कर रहा था। मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ये कहकर वो कर वहाँ से मतलब जाने लगा था। राजकुमार उसकी तरफ बस देख रहा था कन्फ्यूजिंगली, क्योंकि विंग जिस तरह से हड़बड़े में कहकर वहाँ से भागा था, विंग मतलब राजकुमार को बहुत अजीब लगा। जहाँ पे वो मतलब बिना कुछ सोचे ना वहाँ से चुपचाप उस रूम से निकल गया। उस इन से निकलने के बाद वो वहाँ से सीधा जंगल की तरफ जाने लगा था, एंड उसके पीछे कोई तो आ रहा था। राजकुमार बस चले जा रहे थे, और उसके पीछे भी वो पर्सन धीरे धीरे आ रहा था। धीरे राजकुमार धीरे वो उस जंगल के पास आ गए थे, एकदम जंगल के बीच आने के बाद ना वो अपने तलवार अपने मैन से अलग करता है। अलग करने के बाद वो जोर से और अपने डीप वॉइस में कहता है, जो भी मुझे फॉलो कर रहा है अभी के अभी बाहर आए, अगर दम है तो सामने आके लड़ो। कायोरी की तरह पीछे वार करने वाले लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लड़ना है तो सामने आके लड़ो। ये कहकर राजकुमार डीप ग्रॉल करता है, एंड उसी के साथ ही ना बहुत सारे तीरों का बारिश होने लगा था, बहुत सारे, जहाँ पे उस राजकुमार ने अपने तलवार से, अपने वो जेट से बना हुआ उस तलवार से उन सारे तीरों को एक ही हमले से तोड़ देता है। एंड वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, कायोरी की तरह पीछे से हमला ना करके सामने आके वार करो। मैंने तुम्हें बहुत देखा है, तुमने बहुत बार मुझे फॉलो किया है, बट इस बार सामने आ ही जाओ, अगर हिम्मत है तो। ये कहकर वो आसपास देखने लगा था। राजकुमार अपनी आंखों को बंद करते हुए उन सारे सेंसेशन को फील करने लगा था, क्योंकि जो भी उसे हमला करने के लिए आ रहे थे, जो भी उसे हमला कर रहा था, वो कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। इसीलिए राजकुमार ने अपने आंखों को बंद करके सारे सेंसेशन को एक्टिव कर दिया था, अपने बॉडी की, अपनी ईयर की, अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर ला लिया था। वो इंतज़ार कर रहा था एक और हमले का। एंड तभी एक चीखने की आवाज़ आता है, एंड वो वॉइस चिल्ला कर कहता है, राजकुमार बचिए। ये सुनकर राजकुमार अपनी आंखें ओपन कर लिया, और ओपन करते ही ना वो तुरंत ही अपने तलवार से एक तलवार को अपनी
तरफ आते हुए देखकर उस तलवार पे एक ज़ोरदार वार करता है। वो तलवार डायरेक्ट जाके ना एक पेड़ पे जाके मतलब लग जाता है, एकदम पेड़ पे घुस जाता है। एंड वहीं पर उस पेड़ के सामने से ही एक पर्सन चिल्ला कर कहते हैं आउच, वो चीख उठा था। एंड राजकुमार का आइस वहीं पर चला गया था, उस तलवार की तरफ, उस तलवार के सामने जो पर्सन था उसकी तरफ। वो वहाँ तक देख ही पाया था, तभी कुछ लोग वहाँ से एकदम बाहर आ गए। एंड बाहर आते ही ना वो उस राजकुमार की तरफ देखते हुए चिल्लाकर अपने आदमियों से कहता है आज हमें राजकुमार लान वांगची को मारना ही पड़ेगा, चलो हमला करो। ये कहकर सब लोग मिलकर राजकुमार लान वांगची, हाँ राजकुमार लान वांगची के ऊपर हमला करने लग गया था। राजकुमार जो ऑलरेडी एक्टिव था ही, वो अपने तलवार को बाहर निकाल कर मतलब अपने तलवार से सारे लोगों के ऊपर हमला करने लगा था। सब लोग एक ही साथ में लान वांगची के ऊपर अटैक कर दिया था। एंड लान वांगची उन सारे लोगों को डिफेंस कर रहा था, इनफैक्ट सारे लोगों को घायल करके नीचे गिरा रहा था। यहाँ पे एक दो इंसान नहीं, बहुत सारे लोग थे, तकरीबन 20-30 लोग तो थे ही। वो लोग एक एक करके लान वांगची के ऊपर हमला करने लगे थे, लेकिन लान वांगची के लिए ये सारे लोग ना चींटी के बराबर थे। वो एक ही बार में 4-5 को एक ही साथ नीचे गिरा रहे थे, एक ही साथ मार रहे थे। एंड सब लोग धीरे धीरे मर रहे थे। उनके हाथों, उनके तलवार के, उनकी वो शार्प मतलब जेट से बना तलवार जो एक ही बार में सबको मतलब एक ही साथ 5 लोगों को मार डाल रहे थे। एंड ये देखकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, कुछ लोग डर के मारे लान वांगची की तरफ देख रहे थे। लान वांगची बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। लान वांगची की आंखों से ही पता चल रहा था, हालांकि लान वांगची का फेस उतनी अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा था, लेकिन जो भी दिख रहा था ना उसमें ही लान वांगची बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। लान वांगची जो लगातार सारे लोगों को एक ही बार में मार रहा था, ऐसे ही करके वो 30 लोगों को एक ही साथ में मार देता है एंड सिर्फ एक इंसान को जिंदा रखता है। वो इंसान इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने मुँह से कोई शब्द भी नहीं निकाल पा रहा था। जहाँ पे लान वांगची उस पर्सन के सामने आता है, उस पर्सन के सामने आकर उस पर्सन के गले को एकदम टाइटली पकड़ते हुए कहता है बताओ तुम्हें भेजा किसने है, किसने तुम्हें भेजा मुझे मारने के लिए, हाँ बोलो वरना तुम्हें मैं मार डालूंगा। ये सुनकर वो पर्सन एकदम डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। वो डरते हुए अपने हाथ को मतलब लान वांगची के सामने जोड़ते हुए कहता है मुझे 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 छोड़ दीजिए राजकुमार लान, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी के कहने पर क्या है, मैं ये नहीं करना चाहता था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए राजकुमार लान, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जान को बख्श दीजिए। ये कहकर वो लगातार बोले जा रहा था कि लान वांगची उसके गले को टाइटली पकड़ते हुए कहता है मैंने कहा तुम्हें किसने भेजा है मुझे बोलो। ये कहकर वो उसकी तरफ गुस्से में देखता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा डर गया था, वो डरते हुए कुछ मुँह से कहने वाला था, तभी एक छोटा सा पिन आके उस पर्सन के गर्दन पे आके लग गया था एंड वो वहीं पर अपने दम को तोड़ दिया। लान वांगची एकदम शॉक हो गया और लान वांगची जो उस पर्सन को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी उस पिन की जहर की वजह से वो पर्सन वहीं पे मर गया। और लान वांगची गुस्से में ना उस पर्सन को नीचे फेंक दिया था और वो इधर उधर गुस्से में देख रहा था और वो बोल रहा था कौन हो तुम, बाहर आओ, किस लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, बाहर आओ अभी क्या भी। ये कहकर वो चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन एक जगह से एक रोने की आवाज़ लान वांगची के कानों पे आया। वो सिसकने की आवाज़ सुन रहा था। लान वांगची के कानों पे यही आवाज़ आ रहा था। लान वांगची जो उसे फॉलो करते हुए एक पेड़ के पास आ गया था, ये वही पेड़ था जिस पे उस तलवार को एकदम मतलब घुसा हुआ था। लान वांगची वहीं पे आकर ना वो देखने लग गया कि यहाँ पे कौन है। वो धीरे धीरे आ रहा था एंड वो उस जगह पे आने के बाद उस पेड़ के नीचे एक पर्सन को मतलब अपने आप को एकदम हक किए हुए रोते हुए दिख रहा था। लान वांगची जो अपने तलवार को ऑलरेडी अपने हाथ में लिया हुआ था, वो उस तलवार को ना उस पर्सन के एकदम कंधे पर रखते हुए कहता है कौन हो तुम, हाँ। ये सुनकर ना वो पर्सन डर गया और वो डरते हुए कहता प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे मत मारो। ये कहकर वो पर्सन रोने लग गया। तभी लान वांगची कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये आवाज़ सुनकर ना वो पर्सन एकदम शांत हो गया और वो अपने आंखों को ओपन कर लिया और वो सामने उस पर्सन को देखकर कहता है राजकुमार आप यहाँ पे। ये कहकर वो पर्सन दौड़ के उठ गया, मतलब खड़ा हो गया और वो खड़ा होकर ना तुरंत ही राजकुमार को एकदम हक कर लिया और उसे हक करते हुए कहता है राजकुमार आप ठीक तो है ना, आपको कोई पे चोट नहीं तो नहीं लगा ना, राजकुमार आप ठीक तो है ना, बताइए मुझे। ये कहकर वो टाइटली उसे हक कर लिया था। वो और कोई नहीं विंग था। विंग जो बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। वो तुरंत ही लान वांगची को टाइटली हक कर लिया था और वो अपना फेस एकदम लान वांगची के नेक पे रख दिया था। लान वांगची बहुत ज़्यादा मतलब फ्रोज हो गया था, बहुत ज़्यादा, एंड वो एकदम शॉक हो गया था। लेकिन लान वांगची को विंग बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। वो दोबारा लान वांगची को नहीं खो सकता है, वो लान वांगची को नहीं खोएगा। वो अपने मन में यही सोच रहा था और वो उसे टाइटली हक कर लिया था और अपना फेस लान वांगची के नेक पे रख दिया था। वो वही सेंट इनहेल कर रहा था जो सेंट उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सैंडलवुड। वो सैंडलवुड का स्मेल, फ्रेग्रेंस उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो यही सोचकर लान वांगची को एकदम टाइटली हक कर लिया था। वो मतलब एकदम उसकी गोद में ही ना एकदम उठ गया था। वो अपने लेग्स को भी ना लिटरली लान वांगची के कमर पे एकदम रैप कर लिया था और उसे एकदम टाइटली हक कर लिया था। वो था ना मंकी की तरह, वो एकदम मंकी की तरह लान वांगची के ऊपर चढ़ गया था। लान वांगची से बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, बहुत ज़्यादा। वो फ्रोज होकर बस विंग को देखे जा रहा था और विंग जो लान वांगची को एकदम कस के पकड़ लिया था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। होप सो कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अब आप लोगों के रिस्पांस के अकॉर्डिंग मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा। गाइस आप लोगों की डिमांड से ही मैंने हिस्टोरिकल एफएफ एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। होप सो कि आप लोगों का रिएक्शन अच्छा ही होगा। मैंने एक यूनिक तरीके से इसे लिखा है जो आगे जाके आपको पता चलेगा। ये बहुत अलग है बाकी सारे हिस्टोरिकल एफएफ से, जो आपको कुछ पार्ट्स बीतने पर ही समझ आ जाएगा। होप सो कि आप लोग आज का पार्ट अच्छा लगा हो, ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।